सो आज कुछ अलग करते हैं। हर कोई वाइब कोडिंग में लगा हुआ है, ऑलमोस्ट हर कोई। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमने वो जो खुद से कुछ कोड करके बिल्ड करने की जो खुशी है वो खो दी है। सो आई थॉट कि क्यों ना हम इस वीकेंड पे कुछ चैलेंज लें जहाँ पर हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है और क्रिएटिव थिंकिंग है वो इसके अंदर यूज़ हो। तो मैंने एक आइडिया निकाली है कि हम क्या करेंगे, हम एक HTTP क्लाइंट अपना खुद का स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। जैसे एक्सियोस होता है ना, हम HTTP रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बिल्ड करेंगे। अब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फेच APIs है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमें बिल्ड क्यों करना है। तो देखिए, बात तो सही है, फेच APIs मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, बट फेच API जो है ना, ये एक लो लेवल API है, लेकिन एक रिलायबल सिस्टम बनाने के लिए उतना इनफ नहीं है। हमें इसके ऊपर और भी कुछ लेयर्स ऐड करनी होती है, जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर बिल्ड करते करते डिस्कस करेंगे। अगर आप भी रियल कोडिंग को मिस कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, थॉट प्रोसेस को देखिए, जो आपको कोडिंग करने में शायद फिर से इंस्पायर करें। शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से। देखिए, एक्सियोस नाम की एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट के कोड बेसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक HTTP क्लाइंट है। अगर आपको फ्रंट एंड से HTTP कॉल करना है, डेटा फेच करना है सर्वर से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, Node.js के ऊपर भी चलती है, ब्राउज़र के अंदर भी चलती है, और बहुत सालों से मैं इसको पर्सनली भी यूज़ करते आया हूँ। ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको एक पेज दिखाना चाहता हूँ। एक वेबसाइट है बंडलफोबिया नाम से, और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी लाइब्रेरीज़ है NPM के ऊपर, उसकी जो साइज़ वगैरह है, बंडल साइज़, डाउनलोड में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो ये आप सोचोगे कि ये इतना मैटर क्यों करता है। मैटर करता है क्योंकि ये एज अ डिपेंडेंसी हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखोगे 36.8 KB जो है किलोबाइट, ये इसकी साइज़ है मिनीफाइड वर्जन। मतलब हमारे कोड के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर इतनी साइज़ इससे ऐड हो जाती है, और थोड़े थोड़े करके ऐसी डिपेंडेंसीज हम ऐड करते जाते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। आइडिया ये है कि देखिए, एक्सियोस जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम इसके सारे फीचर्स तो नहीं यूज़ करते हैं, कुछ 2-4 फीचर्स यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा एक मॉड्यूल बनाएं जिसके अंदर हम जो फीचर्स यूज़ करते हैं उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाए। उससे क्या हो जाएगा कि ये 36.8 KB हमारे केस में नहीं होगा, हम इसको 2 या 3 KB तक इसको लाइट वेट हम बना सकते हैं। तो आइडिया ये है, और इसलिए हम इसका ही एक लाइट वेट वर्जन यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिससे हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर इसको फास्टेस्ट तरीके से लोड कर पाए और हमारा जो काम करना है वो भी इसके अंदर हो जाए। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम इसके लिए इसको बना रहे, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक कोडिंग एक्सरसाइज करनी है जहाँ पर हमारी लॉजिक बिल्डिंग और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो यूज़ हो। इसलिए ये एक रियल वर्ल्ड मॉड्यूल जो है ये हमने यूज़ किया है, इसको ही हम स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं अपने तरीके से। सबसे पहले थॉट प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे थॉट प्रोसेस एटलीस्ट मेरी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले। सबसे पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें सबको पता होना चाहिए। तो हमारे केस में हम एक्सियोस का लाइट वेट वर्जन बना रहे हैं, तो मे बी गेट रीड ऑफ, है ना, 30 to 60 KB डिपेंडेंसीज। हाँ, ऐसे ये हमारा जो है हो सकता है गोल। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कि इतनी बड़ी डिपेंडेंसी हमें यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए। अभी मैं किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सियोस यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी साइज़ इतनी है। एक्सियोस एक बैटल टेस्टेड लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन के फीचर्स है, डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। आज का वीडियो की इंस्पिरेशन ये है कि हम हमारी जो क्रिएटिविटी है और लॉजिक बिल्डिंग है यूज़ करें, और हमें भी पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर्स बनते कैसे हैं। ओके, हम मिनिमल फीचर जो है वो बनाने वाले हैं। वही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट मिनिमल वर्किंग कोड, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या, हमारी मिनिमल फंक्शनलिटी क्या क्या बिल्ड करने वाले हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। हमारे केस में मे बी
मेक रिक्वेस्ट, है ना, हम क्या क्या चाहते हैं, मे बी टाइम आउट्स हैंडल कर पाए हम, इंटरसेप्टर्स एक बहुत ही पावरफुल फीचर है एक्सियोस के अंदर, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मे बी इसके बाद और क्या हो सकता है, अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं कि ये 3 चीज़ें जो है ये मिनिमल हमें बिल्ड करनी ही करनी है। उसके बाद ये पता चला तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ पब्लिक APIs विल लुक लाइक। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से ही हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है बिल्ड करना शुरू करेंगे। पब्लिक APIs कैसे दिखेगी, क्या मतलब है इसका मतलब हम ये जो टूल बना रहे हैं या फिर जो मॉड्यूल बना रहे हैं इसको हमेशा इस माइंडसेट से बनाना है कि इसका कोई कंज्यूमर होगा यूज़ करने वाला, आपका मॉड्यूल कोई यूज़ करेगा, तो वो यूज़ करने के टाइम उसकी पब्लिक APIs कैसे दिखती है इसके बारे में आपको सोचना है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर अगर चलते हैं एक्सियोस डॉक्स के अंदर, यहाँ पर अगर एक्सियोस APIs के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हम एक्सियोस पैकेज जो है ना कैसे यूज़ कर रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिकली लोग आपका पैकेज यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो ये एक्सियोस को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड देन उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, मेथड, पोस्ट है, URL ये है, बाद में डेटा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस तरह से हैं। यहाँ पे और एक इसका तरीका होता है एक्सियोस इंस्टेंस, जहाँ पे आप एक्सियोस का इंस्टेंस बना के कुछ डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर पास करते हो एंड देन इस इंस्टेंस के ऊपर आप सेम जो APIs है डॉट गेट या फिर डॉट पोस्ट इस तरह से चीज़ें आप बनाते हो। तो ये जो हम देख रहे हैं ना ये एक्चुअली है पब्लिक APIs कि लोग आपके मॉड्यूल को यूज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको सबसे पहले सोचना है। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सियोस की जो पब्लिक APIs हैं उनको ही हम मिरर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह की APIs हम अपने मॉड्यूल के लिए भी बिल्ड करेंगे। तो एक्चुअली हमें यही देखना है कि कैसे हम इस तरह से डॉट क्रिएट मेथड इसके ऊपर अवेलेबल करके दे सकते हैं, कैसे ये जो है इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या मेंटल मॉडल इस मॉड्यूल के बारे में जो बिल्ड करने वाले हैं वो सही है। तो देखिए हम एक्सियोस बिल्ड करने वाले हैं खुद का, इसको नाम देते हैं हम कुछ मे बी फेचिफाई हाँ फेचिफाई नाम देते हैं। और ये फेचिफाई काम कैसे करेगा ना, इसका एक पिक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए हमेशा, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो लेट्स से कि हमारा कोड होता है राइट, ये लेट्स से कि ये आपका कोड है एप्लीकेशन का, और इस कोड के अंदर से कुछ हमें बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकएंड सर्वर है, इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट करनी है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है HTTP क्लाइंट, तो हम फेच वगैरह यूज़ करते हैं डायरेक्टली हमारे कोड के अंदर, बट उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ये जो टाइम आउट्स है, इंटरसेप्टर्स वगैरह है, ये मैनुअली हमें बिल्ड करना होता है। तो उसके लिए हम एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज जो है उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे केस में लेट्स से कि हम फेचिफाई यूज़ कर रहे हैं, है ना, हमारी जो बिल्ड करेंगे तो ये हमारी फेचिफाई है और ये एप्लीकेशन के अंदर ही होती है, हम इसको एज अ पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो समझ लेते हैं कि ये हमारी फेचिफाई है और यहाँ पर फेचिफाई ये और कुछ नहीं है, आपका जो फेच APIs वगैरह आप यूज़ करते हो बिहाइंड द सीन, आप ये करते हो ना फेच और जो भी URL होता है, इसका ही बेसिकली आप एक तरह से ये एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हो जो कि हम बिल्ड करने वाले हैं। सो ये इसका ही एब्स्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि ये अराउंड लेट्स से 30 KB का हो सकता है राइट। अगर थर्ड पार्टी कोई पैकेज हम यूज़ करते हैं तो ये 30 KB तक हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, इसको 30 KB हमारे केस में ये नहीं होगा, हमारे केस में ये गोल लेके चलेंगे कि ये 2 से 3 KB होगा। देखते हैं, ये जैसे ही आप फीचर्स ऐड करते रहोगे वैसे ये चीज़ें जो है वो चेंज होती रहेगी, बढ़ते रहेगी, बट अभी के लिए आइडिया ये है। और फिर फेचिफाई क्या करता है हमारे लिए बिहाइंड द सीन, यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड के ऊपर, रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर। तो हमारा कोड क्या करता है, एक्चुअली कोड यहाँ से जैसे ही हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो हमारा कोड ये जो फेचिफाई की APIs है उसको करता है और फेचिफाई बैकएंड पे रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स जैसे आता है तो फेचिफाई वापस हमें रिस्पॉन्स देता है और फिर हम कोड के अंदर उस डेटा को डिस्प्ले करते हैं।
तो आइडिया ये है। तो हमें क्या करना है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है इसको अभी बिल्ड करना है। सबसे पहले सिंपल सा प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, और प्रोजेक्ट सेटअप के लिए यहाँ पे मैंने फेचिफाई नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, और हमें सर्वर से एपीआई टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक जेसन सर्वर की मदद से एक जेसन डेटाबेस जो है मैं सर्व कर रहा हूँ, जो कि हमारा इस यूआरएल के ऊपर देखिए टू डूज़ हम फेच कर सकते हैं। अगर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं तो ये देखिए जेसन डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि हम हमारे इस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा फेचिफाई है उससे हम फेच करेंगे ये वाला डेटा टेस्टिंग के लिए। ओके, यहाँ पर आते हैं एंड आप देख सकते हो कि फेचिफाई नाम का फ़ोल्डर है, इसको कोड एडिटर के अंदर मैंने ओपन किया है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं मे बी fetchify.js, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। मैं प्लान कर रहा था कि टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ की जाए, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट से और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही थी। हालांकि जब भी आप लाइब्रेरीज़ और इस तरह की चीज़ें बनाते हो तो टाइपस्क्रिप्ट एक अच्छी चॉइस होती है, क्योंकि उसकी मदद से आप प्रॉपर टाइप्स वगैरह सेटअप कर सकते हो, जिससे जो कंज्यूमर्स है जो यूज़ करेंगे आपके लाइब्रेरी को, उनको प्रॉपर तरीके की जो ऑटो कंप्लीशन है वो मिले। यहाँ पर हमारा जो भी फेचिफाई हमारे मॉड्यूल का कोड होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। बट सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था डायग्राम के अंदर कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए ये हाउ पब्लिक एपीआई विल लुक लाइक, इसके बारे में थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं मे बी app.js, और ये हमारी फ़ाइल होगी जहाँ पर हम डायरेक्ट टेस्ट करेंगे हमारा ये जो मॉड्यूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसी पब्लिक एपीआईज़ हमारी दिखनी चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर चलते हैं एक्सियोस के अंदर, और ये जो इंस्टेंस है ना इसका ही देखेंगे। सबसे पहले हम ऐसा एक्सियोस का इंस्टेंस हमें क्रिएट करना आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये एक्सियोस नहीं होगा, हमारे केस में ये होगा फेचिफाई, है ना, ऐसा हम नाम देंगे हमारे मॉड्यूल को। अब मैं लाइब्रेरी और मॉड्यूल बोल रहा हूँ अलग अलग टाइम पर, तो आप समझ लीजिए कि हम हमारे इस जो हम स्क्रैच से बना रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सोचिए, अभी ये हमारी पब्लिक एपीआई होगी एंड यहाँ पर इंस्टेंस के ऊपर मे बी हम इसको एपीआई नाम दे, है ना, और यहाँ पे हम कुछ ऐसे काम करेंगे api.get, और यहाँ पे मे बी टू डूज़ ऐसे, एंड मे बी हम यहाँ पे अवेट यूज़ करें क्योंकि प्रोमिसेस हमें चाहिए होगी, एंड देन इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम हमारी जो लाइब्रेरी है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है इसके बारे में हमें सोचना होगा। ये हमारी पब्लिक एपीआईज़ है बेसिकली। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे फेचिफाई के ऊपर डॉट सिंबल है और उसके ऊपर क्रिएट मेथड है। डॉट सिंबल हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसका मतलब फेचिफाई जो है ये एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके ऊपर क्रिएट नाम की मेथड होगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो फेचिफाई जेएस है यहाँ पे देखिए क्रिएट क्या है, मेथड है, मतलब एक फंक्शन है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे करता हूँ फंक्शन क्रिएट, ठीक है, और इसके अंदर हम कॉन्फ़िग जो है वो रिसीव करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो पास कर रहे हैं ना हम, देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन है, बेस यूआरएल क्या है वगैरह वगैरह, इसको हम रिसीव करेंगे। तो कॉन्फ़िग यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं एंड यहाँ पे अभी के लिए एरर थ्रो करते हैं, नॉट इम्प्लीमेंटेड करेंगे, है ना, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अभी के लिए ऐसा। और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर की मेथड है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे और इसके अंदर मैं बोलूँगा क्रिएट मेथड को इस तरह से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट फेचिफाई फ्रॉम फेचिफाई जेएस, राइट। अब ये यूज़ करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, हमारे पास package.json फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा pnpm init या फिर npm init अगर करते हैं तो package.json हमारी क्रिएट हो जाएगी एंड इसके अंदर आके यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, टाइप, एंड यहाँ पे जो मॉड्यूल टाइप है ESM सिंटैक्स यूज़ करने के लिए उसको मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब फेचिफाई के ऊपर हम क्रिएट मेथड जो है ये यूज़ कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है,
राइट। सो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम इस टाइप की कन्वेंशंस नेमिंग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट, तो बिहाइंड द सीन एक तरह का जो फैक्ट्री पैटर्न है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर पैटर्न है फैक्ट्री, उसके लिए ये क्रिएट, इस टाइप की नेमिंग कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। और फैक्ट्री का काम क्या होता है? फैक्ट्री का काम होता है जस्ट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना बिहाइंड द सीन, और कुछ नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो API है, ये API हमारा एक्चुअली हमारे इस HTTP क्लाइंट का इंस्टेंस होना चाहिए, जिसके ऊपर सारी चीज़ें उसके ऊपर ही अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रिएट के अंदर हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा एक इंस्टेंस हमारे HTTP क्लाइंट का। तो HTTP क्लाइंट के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लास सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, जिससे ग्रुपिंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हालांकि आप फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली क्लासेस जो है उसको प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं और इसको नाम देते हैं फेचिफाई, है ना, फेचिफाई इस तरह से। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करते हैं न्यू फेचिफाई, उसका जैसे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना के हम इसको कॉन्फ़िग भी आगे पास करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये कुछ ऐसे दिख रहा है, और ये कॉन्फ़िग जो पास किए ना, इसको रिसीव करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं कॉन्फ़िग इस तरह से, एंड दिस डॉट कॉन्फ़िग इज़ इक्वल टू कॉन्फ़िग, बस क्लास के ऊपर हमने इसको स्टोर कर दिया इस तरह से इस क्लास के अंदर। ऑलराइट। और क्रिएट मेथड का काम क्या है? जस्ट ये फैक्ट्री मेथड है, तो इसका काम जस्ट हमारे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना है। जो भी कॉन्फ़िग इसको मिला है वो बस क्लास के अंदर पास कर दी, ताकि क्लास के अंदर ये स्टोर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया ना। अब ये जो API है, ये API फेचिफाई, देखिए मेरा कोड एडिटर यहाँ पे बता रहा है मुझे ये फेचिफाई का इंस्टेंस है। एंड यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ तक अभी तक हम पहुँचे नहीं है। सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे। क्रिएट मेथड हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये कॉन्फ़िग हम पास कर रहे हैं, और इसी कॉन्फ़िग को हम रिसीव करके क्लास के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इतना क्लियर है, राइट। तो हमारी ये जो इंस्टेंस बनाने का जो पब्लिक API था, उसको हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दिया। ओके, सो अभी यहाँ पर ये जो बेस URL है ना, इसको चेंज करते हैं। तो हमारे केस में जो बेस URL है वो है लोकल होस्ट एंड 3001 है, आई थिंक, राइट। यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हो, ओके 3000 के ऊपर हो रहा है ये। सो 3000 यहाँ पर ये हमारा बेस URL हो गया। टाइम आउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम आउट मतलब अगर एक टाइम के अंदर अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस रिक्वेस्ट को हम कैंसिल करते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि हम मतलब परमानेंटली हैंग ना हो जाए उस रिक्वेस्ट के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट जो है 1000 हम सेट कर रहे हैं, 1000 मिलीसेकेंड होता है ये, मतलब 1 सेकेंड। एंड उसके बाद डिफ़ॉल्ट हेडर्स जो हमें सेट करने हैं, तो यहाँ पर मे बी कंटेंट टाइप है ना, जो कंटेंट टाइप हेडर होता है उसको यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन जेसन इस तरह से। और ये जो ऑप्शंस है ना, ये फॉर एग्जांपल हेडर जो है ये ऑप्शनल है, और ऑप्शनल है इसका मतलब हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट हेडर जो है वो होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िग है ना, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्फ़िग, और यहाँ पर भी हम हेडर्स इस तरह से करेंगे, और इसके अंदर जो कंटेंट टाइप हेडर है इसको हम रखेंगे, जो कि है एप्लीकेशन जेसन। अगर कोई पास नहीं करता है इसको इसके अंदर, तो ये क्या करेंगे हम, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है इसको ही हम यूज़ करेंगे। ओके, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जब भी आप लाइब्रेरीज बनाते हो, तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो है आपके पास होने चाहिए। अभी वापस आते हैं, एंड ये हमारा हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है सर्वर के ऊपर /todos के ऊपर, और हमारा डेटा जो है ये हमें मिलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन मेन बनाते हैं, एंड इसके अंदर इसको मूव करते हैं, ये async होना चाहिए, और यहाँ पे करते हैं console.log, और मे बी इससे पहले हमें करना पड़ेगा डेटा इज़ इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स जेसन पास करेंगे। एरर हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा बाद में सोचेंगे। डेटा को हम यहाँ पर कर रहे हैं लॉग। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो क्या लगता है आपको क्या होगा? यहाँ पर आते हैं node app.js,
ऐसा करते हैं तो कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा, और इसका रीज़न है क्योंकि हमने मेन फंक्शन को कॉल नहीं किया है। अब चलते हैं एंड यहाँ पर अगर करते हैं तो आप देख सकते हो टाइप एरर API गेट इज़ नॉट अ फंक्शन, जो कि सही है ना। ये फंक्शन अभी हमने बनाई नहीं है, और ये API के ऊपर है। API मतलब क्या है, ये हमारे फेचिफाई का इंस्टेंस है। इसका मतलब हमारा जो ये क्लास है उसके ऊपर हमें गेट मेथड जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ये क्लास है हमारा, तो इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर async get मेथड हम ऐसे करेंगे एंड यहाँ पे URL हम रिसीव करेंगे, है ना। अभी हमारे केस में एक ही चीज़ पास कर रहे हैं URL, तो उसको हम रिसीव करेंगे एंड यहाँ पर अभी के लिए मैं करता हूँ वर्किंग को रिटर्न करते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड अभी मैं एक बार फिर से इसको अगर करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि जेसन पार्स हम नहीं कर सकते हैं जस्ट इसको, है ना, वर्किंग को। तो क्या करते हैं इसको, हाँ अभी के लिए ये हटा देते हैं और रिस्पॉन्स को लॉक करते हैं। सो ऐसे, और देखते हैं कि हमें क्या वो स्ट्रिंग मिल रही है। सो ये देखिए वर्किंग हो रहा है, काम हो रहा है, हमारी मेथड ऐड हो गई। अब क्या करते हैं, अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और डेटा को यहाँ पे लेके आता हूँ, और अभी सोचते हैं कि कैसे हम ये जो URL आ रहा है उसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमारे पास ब्राउज़र के अंदर और आजकल Node.js के अंदर भी फेच APIs जो है ये सपोर्ट करती है। तो हम यहाँ पे API मतलब API कॉल करने के लिए एक्चुअली फेच जो है APIs यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड द सीन। इसके ऊपर हम हमारा जो एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक लेयर बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं रिटर्न फेच, है ना, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं एंड यहाँ पर URL पास करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसको डिलीट करके देखें ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो अब देखिए, अब आपको ये दिखेगा कि URL फ्रॉम टू डूज इनवैलिड URL ये बोल रहा है। ओके, ये इनवैलिड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं की है। क्या नहीं किया है हमने, URL क्या है हमारा, ये है /todos, और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने ये जो बेस URL है वो ऐड नहीं किया है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये फेच जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि मुझे दिस डॉट कॉन्फ़िग के अंदर हमने स्टोर किया है ना, यहाँ से पास किया है बेस URL, तो ये बेस URL हम यहाँ से गेट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो URL आगे का जो सेगमेंट आ रहा है उसको इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है। अभी ये इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि बेस URL एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। बट अभी के लिए अगर इसको करते हैं टेस्ट, तो अभी आप देख पाओगे हमारा जो जेसन डेटा है प्रॉपर तरीके से हमारे सर्वर से हमें रिसीव हो रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। वापस चलते हैं और देखते हैं कि अभी कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िग मर्जिंग। कॉन्फ़िग मर्जिंग मतलब क्या होता है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग होते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट। ये फॉल बैक है, अगर यूज़र कुछ पास नहीं करता तो ये है। उसके बाद यहाँ पर कुछ यूज़र के वन टाइम कॉन्फ़िग होती है, मतलब इनिशियल करने के टाइम कुछ कॉन्फ़िग हम पास करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वो एक हो गया। और इसी के साथ में जब भी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं तो हम रिक्वेस्ट भी कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे केस में लेट्स से कि हेडर में यहाँ पे फिर से पास करना चाहता हूँ, मे भी दूसरा है, हमारे केस में सेम रखेंगे एप्लीकेशन जेसन, बट रियल वर्ल्ड में हो सकता है कि यहाँ पे में भी हमें टेक्स्ट और कोई चाहिए या फिर और कोई दूसरा टाइप का हेडर हमें सेंड करना है स्ट्रीमिंग के लिए, में भी कुछ भी जो है ज़रूरत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारा सेकेंड पैरामीटर जो है इस गेट के अंदर, जो कि एक्सियोस भी करता है एक्चुअली, ये सेकेंड पैरामीटर हम भेजते हैं पर रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप बोल सकते हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है प्लस ये जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़र ने यहाँ पर पास किया है, प्लस हमारा जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे जो हमने किया है ना, ये गलत किया है, ये ओवरराइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ओवरराइड नहीं होना चाहिए, मर्जिंग होनी चाहिए। तो तीनों को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो
एक काम करते हैं, हमारे इसी क्लास के अंदर यहाँ पर आके एक मेथड हम बनाते हैं और इसको करते हैं मर्ज कॉन्फ़िग इस तरह से। एंड अब चाहो तो इसको प्राइवेट बना सकते हो, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे हैशटैग दे सकते हो, उससे ये प्राइवेट मेथड बन जाती है। बट अभी के लिए चलिए सिंपल रखते हैं, नॉर्मल मेथड ही यहाँ पर बनाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग रिसीव करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये करना कहाँ पर है, अभी के लिए मैं यहाँ पर करूँगा, गेट रिक्वेस्ट जैसे ही आती है ना, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि दिस, हाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि दिस मर्ज कॉन्फ़िग, एंड इसके अंदर मैं कॉन्फ़िग जो यहाँ पर हमें बाहर से मिली है उसको मैं पास करूँगा। ओके, एंड इसको ओवरराइट करते हैं, बट पहले मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज करने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, रिटर्न करेंगे जो भी कॉन्फ़िग यहाँ पर हमें मिली है इसके अंदर यूज़र से, राइट, ये वाली, इसको हम पहले स्प्रेड करेंगे। या फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा स्प्रेड पहले कौन से करेंगे, पहले में भी डिफ़ॉल्ट हमारी करनी पड़ेगी क्योंकि उसको ओवरराइड करना है ना, तो यहाँ पे दिस डॉट कॉन्फ़िग करना पड़ेगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्प्रेड हो जाएगा इसके अंदर। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यूज़र ने पर रिक्वेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन सेंड करनी है ना, उसको हमें, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये कॉन्फ़िग वेरिएबल है उसके बाद इसको पास करेंगे। एंड यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हैं, आई थिंक ये काम करेगा। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी मेन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, और बाद में जो कॉन्फ़िग आ रही है उससे हम इसको स्प्रेड करके इस तरह से ओवरराइड भी कर देंगे ऑटोमेटिकली, राइट। इस तरह से अगर स्प्रेड करते हैं तो एक काम करना होगा, इसको हमें यहाँ पे लॉग करना होगा, console.log config, इसको लॉग करके हम देखेंगे पहले कि क्या जो हमें चाहिए वैसे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पे ये तो ठीक, हाँ चलो इसको पहले टेस्ट करते हैं। सो हमने क्या किया है, हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट हेडर्स जो है इसके अंदर एप्लीकेशन जेसन है, एंड यहाँ पर यूज़र ने भी ऐड किए हैं इंस्टेंस के ऊपर, और फिर पर रिक्वेस्ट का भी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, इसका देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अभी के लिए एप्लीकेशन XML करता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होना चाहिए, हमारे केस में जो इवेंचुअल कॉन्फ़िग होना चाहिए ये होना चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट को ये ओवरराइड करेगा जिस तरह से हमने मर्ज की फंक्शनैलिटी लिखी है। तो मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फेल्ड टू पार्स URL, ओके कॉन्फ़िग देखिए कैसे दिख रहा है, हेडर्स इसके अंदर एप्लीकेशन XML ओवरराइड हो गया। बेस URL जो है ये वाला है जो कि सही है, टाइम आउट सही है, और ये प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं, अनडिफाइंड टू डूज, ओके बेस URL ये रीड नहीं कर पा रहा है, एंड ये हो रहा है यहाँ पर दिस कॉन्फ़िग बेस URL नहीं है इसके अंदर, है बेस URL है इसके अंदर, क्यों नहीं कर पा रहा है। एक बार मैं इसको यहाँ पर करता हूँ console.log config this dot config, यहाँ पर देखते हैं कि config क्या हमें दिख रही है, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और ऐसे अगर करते हैं तो अभी आप देख सकते हो, ओके बेस URL जो है ये हमारा गायब हो रहा है उसके अंदर से। और ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस कॉन्फ़िग पहले हमने ऐड कर दिया, जो कि हमारे केस में ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑब्जेक्ट है, एंड उसके बाद हमने ओके सो यहाँ पे मिस्टेक है, दिस डॉट कॉन्फ़िग इसके ऊपर करना है ना, इसको हमें करना है ओवरराइड, रीअसाइन करना है बेसिकली, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर ये जो है ओवरराइड भी इसके अंदर हो रहा है। गुड, ओके। सो अभी देखना यहाँ पे हमने ये मर्ज कर लिया, लेकिन पर रिक्वेस्ट भी हमें मर्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जेसन वापस कर देता हूँ,
और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के लिए लेट्स से कि मुझे XML करना है कंटेंट टाइप फॉर सम रीज़न, ओके। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो है ना, ये अभी एप्लीकेशन XML होना चाहिए। यहाँ पर अगर आते हैं गेट के अंदर और यहाँ पे कॉन्फ़िग अगर चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें नई कॉन्फ़िग भी रिसीव करनी पड़ेगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे दिस कॉन्फ़िग एंड ये यूज़र से जो रिसीव हुई है दोनों को लॉक करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कॉन्फ़िग है जो ओवरराइड वाली है वो है, और ये यूज़र से अभी जो कॉन्फ़िग मिली है वो वाली है। तो हमें क्या करना है, अभी इसको भी मर्ज करना है ओरिजिनल वाले से, समझ रहे हो आप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर में भी फाइनल कॉन्फ़िग ऐसे कर सकते हैं, दिस डॉट मर्ज कॉन्फ़िग एंड इसके अंदर मैं करूँगा कॉन्फ़िग इस तरह से, देखिए। और फाइनल कॉन्फ़िग को यहाँ पर लॉक करते हैं। कुछ नहीं कर रहे, जो पर रिक्वेस्ट हमारी कॉन्फ़िग आ रही है उसको हमारे बाकी कॉन्फ़िग के साथ मर्ज कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर अगर आते हैं यहाँ पर ऐसे, तो देखिए फाइनल कॉन्फ़िग हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। हेडर्स के अंदर XML है जो कि सही है, एंड यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 है, यहाँ पे और एक है 1000। इस तरह से मैं और एक टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास और कोई हेडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल X API की मे बी ऐसा कोई है, एंड दिस इज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कुछ है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो ये ओवरराइड नहीं होना चाहिए, राइट। X API की हमें अवेलेबल होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर इसको करते हैं टेस्ट, तो यहाँ पर अगर आप फाइनल देखोगे तो फाइनल के अंदर वो नहीं दिख रहा है। देखिए क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेडर्स को हमने पूरा क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, जो कि हमारे केस में नहीं होना चाहिए। हमें हेडर्स के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको हमें स्प्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो देखिए हमारा जो मर्ज कॉन्फ़िग है, यहाँ पर मे बी कॉन्फ़िग करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, हेडर्स को अलग से कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इसके अंदर दिस डॉट कॉन्फ़िग के अंदर जो हेडर्स है उसको इस तरह से करो। अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्प्रेड कर दो, और उसके बाद ये जो कॉन्फ़िग है इसकी चीज़ें भी इसके अंदर स्प्रेड कर दो। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स, है ना, हेडर्स की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर अगर नहीं है तो इस तरह से कर दो। और अभी अगर इसको टेस्ट करते हैं तो आप अभी देख पाओगे कि सेकेंड हेडर भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो मर्जिंग के टाइम ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको इस तरह से नेस्टिंग करके अलग से फिर से स्प्रेड करना होता है, एंड होपफुली ये काम कर रहा है। अब मैं और एक यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर लेट्स से कि हमने और कोई ऐड कर दिया, आइटम पोटेंसी की फॉर एग्जांपल, एक हेडर यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि पर रिक्वेस्ट होता है। सो यहाँ पे करते हैं कुछ भी एक की ऐड करते हैं, एंड लेट्स सी, तो ये है, हाँ ये देखें, ये फाइनल कॉन्फ़िग के अंदर आ रहा है। इसका मतलब हमारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये जो कॉन्फ़िग हमारी फाइनल कॉन्फ़िग रेडी है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, फेच को भी आगे पास करना पड़ता है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे फाइनल कॉन्फ़िग जो है फेच के अंदर भी पास करूँगा। फेच की अगर API अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर फेच MDN अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देखना फेच को भी हम जो चीज़ें हैं पास करते हैं। सो यहाँ पर यूजिंग फेच APIs, और यहाँ पर आप देखना URL हम पास करते हैं, और इसी के साथ में और भी पैरामीटर्स इसके अंदर पास कर सकते हैं हम।
सेटिंग अ मेथड, तो यहाँ पर देखिए अगर मेथड सेट करनी है तो हम सेकंड पैरामीटर के अंदर ये कॉन्फ़िग पास करते हैं, जिसके अंदर मेथड होती है और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में देखेंगे, बस हम ज़रा कॉन्फ़िग जो है हमारा एक्स्ट्रा हेडर्स वगैरह वो भी इसके अंदर पास कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉडी होती है वो भी हम ऐसे ही पास करते हैं इसके अंदर, एंड हेडर्स भी ऐसे ही पास करते हैं। देखिए तो हमारे केस में हेडर जो है इसी फॉर्मेट में है, हमारी जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो वो भी एक्चुअली यहाँ पर पास हो जाएगा इस फेच को। ओके, अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और रन करते हैं, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे केस में जेसन यहाँ पर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये जो दोनों हेडर्स है उसको हटा देता हूँ, कॉन्फ़िग जो है उसको भी हटा देता हूँ, उसकी यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको आगे पास कर दिया। एंड बट ये ब्रेक हो चुका है। ओके, अब ये ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि config डॉट हेडर्स नहीं है, उसके ऊपर हम एक्सेस कर रहे हैं, एंड उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा इस तरह से, अगर नहीं है तो ये खाली ऑब्जेक्ट जो है स्प्रेड होना चाहिए। देखिए, अब देखिए, अब सही है। ऑलराइट, सो फाइनली जो कॉन्फ़िग मर्जिंग है ये हमने कर दिया है। इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, बट अभी पहले हमारे वर्जन के लिए ये इनफ है। हम धीरे धीरे चीज़ों को जो है इम्प्रूव करते जाते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट फीचर कौन सा हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट फीचर है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे todo.md एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पर करते हैं फेचिफाई टूडूज़, और इसके अंदर जो पहली चीज़ हमने की है बेसिकली जो है कॉन्फ़िग मर्जिंग है ना, जो कि हमारे केस में कंप्लीट हुआ है। सो यहाँ पे इसको करते हैं कंप्लीटेड। अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा ये है टाइम आउट। ओके, सो टाइम आउट जो सेटअप है ये हमें करना है। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, जैसे ही देखिए यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ से जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इस रिक्वेस्ट को हम ना एक टाइम देते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि 1000 मिलीसेकंड के अंदर ये रिक्वेस्ट का रिस्पांस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उस रिक्वेस्ट को हम कैंसिल करेंगे और नई रिक्वेस्ट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें जो रिक्वेस्ट का रिस्पांस टाइम है वो प्रेडिक्टेबल हो हमारे एप्लीकेशन के अंदर। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आप करते हो और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कभी आता ही नहीं है, और आपका जो HTTP क्लाइंट है वो वेट करते ही रहता है। इसलिए चीज़ें सारी अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि हमें ये टाइम आउट जो है वो सेटअप करना है। तो कोड के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐप जेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखिए एक ऑप्शन पास कर रहे हैं टाइम आउट 1000। तो इसी कॉन्फ़िग पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी ऐड कर देता हूँ, टाइम आउट 1000 फॉर एग्जांपल। अगर कोई पास नहीं करता है तो ये यूज़ हो जाएगा। ओके, अब देखिए टाइम आउट को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अबॉर्ट कंट्रोलर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आई थिंक मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अबॉर्ट कंट्रोलर का। तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो अबॉर्ट कंट्रोलर हम यूज़ करने वाले हैं, फिर टाइम आउट का जो फीचर यूज़ करने वाले हैं, ये सिर्फ हमारे गेट रिक्वेस्ट के लिए नहीं होगा, ये सब सारे रिक्वेस्ट के लिए होगा। तो इसके अंदर उसका टाइम आउट का लॉजिक रखना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मे बी एक कॉमन मेथड बनाते हैं डिस्पैच रिक्वेस्ट इस तरह से, एंड इसके अंदर हम URL पास करेंगे एंड कॉन्फ़िग पास करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, एंड गेट के अंदर मैं जाके यहाँ पर बोलूँगा दिस डॉट डिस्पैच रिक्वेस्ट, एंड इसको रिटर्न भी करना है यहाँ से। एंड इसके अंदर क्या करना है, URL एंड कॉन्फ़िग जो है आगे पास करना है। तो इसके अंदर ये काम होगा अभी। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग को ऐसे ऐड करूँगा और यहाँ पर मेथड गेट इस तरह से पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िग ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम
गेट रिक्वेस्ट के लिए इस तरह से मेथड बना रहे हैं ना, तो फेच के अंदर क्या होता है, जब भी आप फेच कॉल करते हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर आपको मेथड पास करनी होती है। डिफ़ॉल्ट है गेट के लिए, तो उसके लिए तो नहीं चाहिए होगी, बट अगर पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह करते हो तो हमारे केस में कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एसिंक लेस से पोस्ट मेथड है, URL है, कॉन्फ़िग है, राइट, एंड मे बी इसके अंदर डेटा हम रिसीव करेंगे, सेकेंड पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट डिस्पैच रिक्वेस्ट, और इसके अंदर URL पास करेंगे, कॉन्फ़िग जो भी कॉन्फ़िग है, एंड इसके अंदर मेथड जो होगी ये होगी पोस्ट। इस तरह से एक तरह का फसाड हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं हम। तो ये हम पास करें तो ये फेच के अंदर इवेंचुअली जाके पास हो जाएगा मेथड पोस्ट, और आपकी पोस्ट मेथड है जो है वो हो जाएगी यहाँ पर। ओके, होपफुली ये चीज़ें समझ में आ रही है। हमने बस हमारा जो लॉजिक है उसको अलग डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर मूव किया है, ताकि जो भी हम यहाँ पे जो अबाउट कंट्रोलर हम करने वाले हैं वो सारे टाइप के रिक्वेस्ट के लिए लागू हो, गेट पोस्ट सबके लिए। ओके, अबाउट कंट्रोलर कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक अबाउट कंट्रोलर जो है उसको हमें बनाना होता है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट अबाउट कंट्रोलर न्यू अबाउट कंट्रोलर। इस तरह से ब्राउज़र के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट है। Node.js के अंदर भी आप इसको कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होता है ना, यहाँ पर हम एक्चुअली काम ये कैसे करता है, यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा कि एक काम करते हैं, पहले तो टाइम आउट कितना है उसको हम गेट करते हैं। सो दिस कॉन्फ़िग टाइम आउट, हमारे कॉन्फ़िग से टाइम आउट हमने गेट कर लिया। अगर नहीं मिला तो 0 में सेट करूँगा यहाँ पर, लेकिन मिलेगा हमेशा क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी नेट के लिए यहाँ पे 0 रखते हैं एक डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब करते हैं इफ़ टाइम आउट। अगर टाइम आउट सेटअप है, मतलब टाइम आउट के अंदर कुछ वैल्यू है, कितने टाइम के लिए टाइम आउट रखना है हमें, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करेंगे। और ये मेथड क्या करती है, ये मेथड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो कॉल बैक है वो कॉल करती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये है हमारा टाइम आउट, और ये होने के बाद प्लीज़ इस मेथड को कॉल करना। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ पता है, इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ अबाउट कंट्रोलर के ऊपर अबाउट मेथड को कॉल करना। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भी टाइम आउट हम सेट करेंगे, हमारे केस में 1000 अगर यूज़र सेट करता है 1000 मिली सेकेंड, तो 1000 मिली सेकेंड के बाद अबाउट कंट्रोलर अबाउट मेथड कॉल हो जाएगी। इससे हम अबाउट कंट्रोलर को सिग्नल भेज रहे हैं कि टाइम आउट, टाइम अप हो चुका है, बस करो, अभी रिक्वेस्ट को कैंसिल करो। अब रिक्वेस्ट को कैंसिल करो ये हम कैसे बोलते हैं, ये हम बोलते हैं यहाँ पर फेच के अंदर पास कर सकते हैं। तो मैं फाइनल कॉन्फ़िग को स्प्रेड करूँगा, और यहाँ पे सिग्नल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम ये जो अबाउट कंट्रोलर है उसके ऊपर एक सिग्नल नाम की प्रॉपर्टी आती है, उसको हम इस तरह से पास करते हैं। तो जैसे ही टाइम आउट होने के बाद ये अबाउट कंट्रोलर अबाउट हो जाएगा, ये फेच को सिग्नल भेजेगा कि टाइम अप हो चुका है, और फेच क्या करेगा, बिहाइंड द सीन उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करेगा। आइडिया ये है। अब बढ़िया है, ये काम करेगा। सबसे पहले इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सो अभी के लिए देखिए 1000 मिली सेकेंड है, राइट। सो यहाँ पर चलते हैं एंड करते हैं, तो ये डेटा फेच हो रहा है क्योंकि 1000 मिली सेकेंड बहुत ज़्यादा है, 1 सेकेंड उससे पहले ही डेटा फेच हो रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके लेट्स से कि 10 मिली सेकेंड सेट करता हूँ, और यहाँ पर अगर करते हैं तो अभी आप देखोगे दिस ऑपरेशन वॉज अबॉर्टेड, अबाउट हो चुका है, 10 मिली सेकेंड का टाइम है, उसमें आपका डेटा नहीं आया, रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई, राइट। बढ़िया है। यहाँ पर आते हैं, अबाउट कंट्रोलर हमारा काम कर रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए जब भी हम इस तरह से टाइमर्स यूज़ करते हैं ना, तो उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, हमें इसको क्लियर करना चाहिए, नहीं तो मेमोरी लीक का इशू हो सकता है। ये टाइमर जो है उसको हमें मैनुअली क्लियर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ये जो टाइम आउट है ना, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं टाइम आउट आईडी में भी ऐसे करते हैं,
और यहाँ पर करते हैं टाइम आउट आईडी को ऐसे, है ना, इस वेरिएबल के अंदर कर दिया। और ये जो फेच हमारा यहाँ पर हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे ट्राई के अंदर रैप करेंगे एंड यहाँ पर एक फाइनली ब्लॉक, कैच ब्लॉक नहीं है, ठीक है, हमारे केस में एक फाइनली ब्लॉक आता है, वो हमारा रन होगा ही होगा ही, इसके अंदर एरर भी आ जाए या फिर सक्सेस हो जाए, फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा रन होता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर चेक करेंगे अगर टाइम आउट आईडी एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई टाइमर एग्जिस्ट करता है, तो हम करेंगे क्लियर टाइम आउट और इसके अंदर टाइम आउट आईडी इस तरह से पास करेंगे, तो हमारा जो टाइमर है ये भी क्लियर हो जाएगा हमारे रिक्वेस्ट होने के बाद। ओके, इसको थोड़ा सा और ऐसा कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंड यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो देखिए ये कोड है और हमारा जो टाइम आउट का लॉजिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे उसके अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है वो अप्लाई हो जाएगा। और हमने कॉन्फ़िग मर्जिंग की है ना, तो देखिए मैंने 1000 यहाँ पे रखा है, अगर गेट के टाइम मैं ऐसे कुछ करूँ टाइम आउट और यहाँ पे लेट्स से 10 करूँ, तो ये इसी बस रिक्वेस्ट के लिए ये अप्लाई होना चाहिए एंड होपफुली ये काम करे। यहाँ पर अगर करते हैं तो इसने काम नहीं किया है और इसका रीज़न हमें अभी देखना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे जो मर्ज कॉन्फ़िग है उसके अंदर कुछ बग है, ठीक है। 05 करते हैं, 05 नहीं 5 करते हैं और एक बार करते हैं टेस्ट, नहीं ये काम नहीं कर रहा है और इसका रीज़न क्या है यहाँ पे आके देखना होगा हमें। देखिए टाइम आउट ये जो है यहाँ पे है ओके, और जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ ये हो रहा है ना, क्योंकि हमने पहले कॉन्फ़िग को मर्ज करना है ना, तभी तो वो जो पर रिक्वेस्ट जो टाइम आउट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अब अगर करते हैं ना तो अब भी नहीं हुआ ओके, अब भी नहीं हुआ और ऐसे क्यों हुआ एक बार देखना पड़ेगा हमें। कॉन्फ़िग यहाँ पर हमने सेंड किया है इसके अंदर, तो कॉन्फ़िग को हमने स्प्रेड कर दिया, मेथड गेट जो है स्प्रेड कर दी एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग, ओके यहाँ पे फाइनल कॉन्फ़िग जो है क्या है इसके अंदर वैल्यू, console.log फाइनल कॉन्फ़िग एंड फाइनल कॉन्फ़िग के अंदर टाइम आउट 5 है। ओके, टाइम आउट यहाँ पे हो रहा है, हाँ क्योंकि यहाँ पर दिस कॉन्फ़िग नहीं, यहाँ पर हमें फाइनल कॉन्फ़िग का जो टाइम आउट है वो यूज़ करना है। यस, नाउ अगर इसको ऐसे रन करें, अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या सही किया हमने सब। सो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे क्या हम आ रहे हैं, टाइम आउट 5 दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ओके, सो क्या दिक्कत है इसके अंदर, सेट टाइम आउट ये सही है, हाँ सेट टाइम आउट भी सही है इसके अंदर। टाइम आउट ओके, उसके अंदर अबॉर्ट तो होना चाहिए बट ये अबॉर्ट नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर हमने प्रॉब्लम किया है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा। ओके हाँ ये देखिए अब ये काम कर रहा है, हाँ अवेट लगाना था क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं रहे थे, तो फाइनली ब्लॉक तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा था, क्लियर कर रहा था ये टाइम आउट को। ऑलराइट, सो ये काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 50 मिलीसेकंड करता हूँ तो यहाँ पर अगर रन करते हैं तो अभी देखिए 50 मिलीसेकंड में ये काम तो हो रहा है। 10 में हो रहा है क्या, 10 में अगर करते हैं तो 10 में नहीं हो रहा है क्योंकि उतने टाइम में ये फेच नहीं कर पा रहा है, तो टाइम आउट हो रहा है। इसका मतलब ये टाइम आउट का जो लॉजिक है हमारा ये काम कर रहा है, और इस तरह से हमने ये टाइम आउट इम्प्लीमेंट किया है। और हर किसी मेथड के लिए अभी ये अगर पोस्ट मेथड भी करेंगे तो इवेंचुअली डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर ही जा रहा है और उसका भी यहाँ पे अबाउट कंट्रोलर यूज़ होगा। तो सबके लिए आप या तो ग्लोबली ये यूज़ कर सकते हो अगर कुछ पास नहीं करते हो तो, और अगर
ऐसा कुछ पास करना है, ओवरराइड करना है किसी के लिए, अगर आपको लग रहा है कि इस रिक्वेस्ट के लिए सच में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको पर रिक्वेस्ट आप ओवरराइड भी कर सकते हो। ये पावर है जब भी हम कॉन्फ़िग को मर्ज करते हैं। ओके, सो हमारा ये जो फीचर है ये भी अभी कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे आके करते हैं डन। ओके, दिस इज़ डन। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जो कि है, यहाँ पे करते हैं इंटरसेप्टर्स। अब ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, फेच के अंदर ये नहीं है, एक्सियोस के अंदर है। अगर एक्सियोस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल अगर करेंगे तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इनको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर्स। अब ये इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, इसकी ये देखिए यहाँ पे डेडिकेटेड पेज है इसका। इंटरसेप्टर क्या होते हैं कि आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट को या फिर रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे कि हम इंटरसेप्टर्स हमारे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं। सो अब देखिए, जैसे ही कोड के अंदर से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट बैकएंड के ऊपर जाने से पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको करते हैं इंटरसेप्ट। सो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, सो ये है रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। और इसका काम क्या होता है पता है? इसका काम बड़ा सिंपल है। ये जो रिक्वेस्ट जा रही है उसको सर्वर के ऊपर भेजने से पहले ये इसके ऊपर जाती है, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के ऊपर। सो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो रिक्वेस्ट होती है उसके हेडर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये क्यों करने की ज़रूरत होती है? इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मे बी आपको हर एक रिक्वेस्ट के लिए टोकन सेंड करना होता है, एपीआई की हो सकती है या फिर टोकन हो सकता है। तो या तो आप इस तरह से मैनुअली आप सेंड कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर सेंड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मे बी ऐसा टोकन ऐड कर सकते हो। बट हर एक रिक्वेस्ट के लिए इस तरह से मैनुअली सेंड करना अच्छी बात नहीं है ना, रिपीटेटिव काम हो जाता है। तो इसके लिए हम ये जो इंटरसेप्टर्स है उसको यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक जगह पर इंटरसेप्ट करते हैं एंड मे बी गेट टोकन फ्रॉम लोकल स्टोरेज एंड ऐड टू टोकन हेडर, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेडर को मॉडिफाई कर सकते हैं और टोकन को रिक्वेस्ट हेडर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है इंटरसेप्टर का। और उसके बाद ये रिक्वेस्ट वापस यहाँ पर आती है और यहाँ पर सर्वर पे चली जाती है और फिर हमें रिस्पॉन्स आता है, राइट। ये है रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। अब रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के साथ में हमारे पास रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर भी होता है। सो यहाँ पर ये है रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। अब रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर का काम भी सिमिलर ही है। ये क्या करता है, जैसे ही बैकएंड से रिस्पॉन्स आता है तो इस रिस्पॉन्स को ये इंटरसेप्ट करता है और क्या करता है इसके साथ में। अब इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस कोड चेक करना है। अगर हम बहुत बार हमारे एप्लीकेशंस के अंदर ना एक रिफ्रेश टोकन कॉन्सेप्ट होती है जब भी ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 401 अगर स्टेटस कोड आता है सर्वर से तो हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश टोकन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिफ़्रेश टोकन गेट करने के लिए टोकन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम सेंट्रलाइज लोकेशन पे ला सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे होगा कि लेट्स से कि हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की और सर्वर ने बोला कि टोकन एक्सपायर हो चुका है, 401 जो टोकन स्टेटस कोड है वो रिटर्न किया, तो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर क्या करेगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा और देखेगा अच्छा 401 है। तो वहाँ पे हम ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि हम एक रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर के ऊपर, जैसे कि ऐसे रिक्वेस्ट हमने कर दी और ये रिक्वेस्ट है हमारे रिफ़्रेश टोकन के लिए, एक नया टोकन रिफ़्रेश करके लेंगे हम और फिर इसी रिक्वेस्ट को जो फेल हुई थी पहले उसको ही वापस रिट्राई करेंगे। ओके, ये लॉजिक हम जो हमारा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है इसके अंदर हम रखते हैं। तो ये इसका काम है। ओके, सो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ओके, सो ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर और रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, इनकी ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसको हमें हमारे फेचिफाई के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक्चुअली इसका ही पार्ट है जिसको अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसको।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कोड के अंदर कैसे करना है। सो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए आप कि ये जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे कि रिक्वेस्ट हम करते हैं तो पहले रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर आता है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट होती है ना, मेन रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर आता है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसी पाइपलाइन आपको दिखेगी। सो मे बी यहाँ से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद यहाँ पर जाके सबसे पहले जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर है वो कॉल होता है, और इंटरसेप्टर के बाद यहाँ पे डिस्पैच होती है रिक्वेस्ट, डिस्पैच रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये काम कुछ ऐसे हो रहा है, राइट। इस तरह से ये पाइपलाइन है, देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और ये काम बिल्कुल ऑर्डर में होने वाला है। इसी ऑर्डर में ये काम हमें करना होता है। और जब भी आपको इस टाइप की चीज़ें ऑर्डर में अगर करनी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉमिस चेन। प्रॉमिसेस है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये डॉट देन जो होता है, ये एग्जैक्टली यही इस तरह से पाइपलाइन जो है हमारे लिए क्रिएट करके दे सकता है। एक प्रॉमिस होने के बाद जस्ट लेट्स से कि हर एक ये जो है ना, इसको एक प्रॉमिस की तरह आप समझ लीजिए। रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर जो है ये एक प्रॉमिस है, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है, वो भी एक प्रॉमिस है। वो होने के बाद हमें रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर कॉल करना है, तो वो भी एक प्रॉमिस है। तो इस तरह से अगर ये सारी प्रोसेस अगर हम एक प्रॉमिस के अंदर डालें, प्रॉमिस चेन के अंदर, और उस चेन को अगर हम एग्जीक्यूट करें, तो एग्जैक्टली ये जो पैटर्न है हमारा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि अभी हम करने वाले हैं कोड के अंदर। सो कोड के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कोड अभी बना कैसे है। देखिए ये गेट रिक्वेस्ट है, उसके अंदर हम डिस्पैच रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिस्पैच रिक्वेस्ट ये वाला हमारा ब्लॉक है, राइट। उससे पहले हमें और एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। इसका मतलब जो भी लॉजिक हमारा प्रॉमिस चेन का होगा, हम डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर नहीं रख सकते हैं इस मेथड के अंदर, क्योंकि वो खुद एक मेथड जो है ये इसमें से एक प्रोसेस का पार्ट है। तो एक काम करते हैं, एक अलग से मेथड बनाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं मे बी एसिंग करते हैं, इसको रिक्वेस्ट नाम देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट इस तरह से, मतलब कंप्लीट हमारी जो रिक्वेस्ट है, इस चेन को हम पूरी रिक्वेस्ट ही बोल रहे हैं, कंप्लीट। इसके अंदर यूआरएल और कॉन्फ़िग दोनों चीज़ें हम रिसीव करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। एंड यहाँ पर देखिए जब भी प्रॉमिस चेन हम करते हैं ना, इसके अंदर देखना, आई थिंक हमें ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप इंटरसेप्टर देखोगे, देखिए रिक्वेस्ट के ऊपर इंटरसेप्टर हम ऐड करते हैं, एंड इंटरसेप्टर के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं बेसिकली। देखिए कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, 2 कॉल बैक फंक्शंस पास करते हैं। इनफैक्ट ये पहली कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर एक्चुअली हम एक कॉन्फ़िग रिसीव करते हैं। कॉन्फ़िग कौन सी है, हमारे HTTP क्लाइंट की जो कॉन्फ़िग है पूरी, वो सारी इसके अंदर रिसीव होती है, क्योंकि उसके अंदर ही तो हेडर्स है जिसको हमें मॉडिफाई करना होता है, राइट। तो वो यहाँ पे रिसीव होता है और उसको हम रिटर्न भी करते हैं इस कॉन्फ़िग को यहाँ से। एंड दूसरा जो कॉल बैक होता है ये एक्चुअली होता है एरर कॉल बैक, मतलब इसके अंदर, इस कॉल बैक के अंदर अगर कुछ एरर आती है तो उसको हैंडल किया जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर से जस्ट हम एक प्रॉमिस रिजेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉन्फ़िग की ज़रूरत है इसको चेन के अंदर। तो चेन के अंदर अगर प्रॉमिस चेन है और नेक्स्ट जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके अंदर अगर कुछ डेटा सेंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं पता है, हम लेट्स से कि ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर है, इसके मेथड के अंदर अगर कॉन्फ़िग आपको चाहिए और ये प्रॉमिस चेन है, तो इसका प्रीवियस जो प्रॉमिस है उसके अंदर कॉन्फ़िग हमें सेंड करनी पड़ेगी। सो अगर ये स्टार्ट वाला जो है ना, यहाँ पे अगर कॉन्फ़िग प्रॉमिस अगर रिजॉल्व करते हैं, एक मतलब इस तरह से करना होता है, प्रॉमिस रिजॉल्व, एंड इसके अंदर से मैं भी कॉन्फ़िग को रिजॉल्व कर दिया, तो अब ये होगा क्या, ये एक्चुअली रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के फंक्शन के अंदर। यहाँ पे जो पैरामीटर है ना, ये यहाँ पर ये कॉन्फ़िग जो है पास हो जाएगी। इस तरह से ये प्रॉमिस चेन्स जो है ये काम करती है। तो हमें
इनिशियल एक प्रॉमिस चाहिए होगा जो कि कॉन्फ़िग सेंड करेगा, और उसी कॉन्फ़िग के बाद ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होती रहेगी। तो थोड़ा सा मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको अभी लग रहा होगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉमिस चेन्स जो है ना उसको एक अलग फाइल के अंदर जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करिए कि चेन बना के ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िग हमें मिल रही है यहाँ पर उसको करेंगे मर्ज सबसे पहले, ठीक है। कॉन्स्ट फाइनल कॉन्फ़िग दिस डॉट मर्ज कॉन्फ़िग इसके अंदर इस तरह से पास करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियल प्रॉमिस जो पहला है स्टार्टिंग वाला प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस की चेन है तो इसको क्रिएट करना है। सो इसको बनाते हैं प्रॉमिस इस तरह से, एंड इसके अंदर करेंगे कैसे करना पड़ेगा, प्रॉमिस रिजॉल्व। देखिए प्रॉमिस के ऊपर रिजॉल्व मेथड आती है जो कि एक प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है और तुरंत उसको रिजॉल्व भी कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो रिजॉल्व है इसके अंदर मैं दो चीज़ें पास करूँगा। एक तो URL भी पास करूँगा ताकि शायद हमें इसके अंदर चाहिए होगा, इसके अंदर अगर URL से कुछ चेक करना है तो वो भी इसके अंदर चाहिए होगा, तो वो भी करूँगा। एंड कॉन्फ़िग इसके अंदर पास करूँगा, लेकिन ये फाइनल कॉन्फ़िग जो है हमारी मर्ज्ड कॉन्फ़िग, इसको मैं पास करूँगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉमिस बना है ना, इसके ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं प्रॉमिस डॉट देन, उसके बाद कुछ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, इसके ऊपर चेन ऐड कर सकते हैं बेसिकली हम, ठीक है। सो यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी कॉन्फ़िग। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक चेन क्रिएट करते हैं। सो मे बी एक अरे उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, और इस अरे के अंदर ना सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटरसेप्टर से हमारे उसको हम पास करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं, ये जो इंटरसेप्टर है इसको पास करना है। ये कॉन्फ़िग वाला हो गया स्टार्ट, पहला प्रॉमिस। नेक्स्ट प्रॉमिस है जो भी हमारे इंटरसेप्टर्स। अब इंटरसेप्टर जो होते हैं ना, ये मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे कोड के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं हम, राइट, इंटरसेप्टर को। तो यहाँ पे करते हैं इसको, लेट्स से कि ये API है, API के ऊपर मे बी हमें कोई मेथड चाहिए होगी इंटरसेप्टर को ऐड करने के लिए। तो ऐड रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स, ओके, ऐसे ऐड कर दिया। एंड ये नहीं चाहिए होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस हमें चाहिए, राइट। एक सक्सेस वाली जिसके अंदर कॉन्फ़िग हमें मिल रही है, ठीक है, एंड यहाँ से हम कॉन्फ़िग रिटर्न भी कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी जो फंक्शन है जिसके अंदर हमें एरर आती है, और इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ब्राउज़र के अंदर ये एक्सियोस के अंदर कैसे किया हुआ है इन्होंने। सो यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस रिजेक्ट, ओके, इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। सो वापस यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एरर चाहिए होगा, एरर ये वाला जो है। अब क्या हो जाएगा, ये जो हमने रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर ऐड किया है API इंस्टेंस के ऊपर, तो अभी ये मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे नीचे आके करते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं और करते हैं ऐड रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स। एंड इसके अंदर क्या आ रहा है, दो फंक्शंस आ रही है, राइट। एक है ये सक्सेस फंक्शन, एक है फेल फंक्शन। तो यहाँ पे करते हैं सक्सेस FN और दूसरी है फेल FN, ऐसा कुछ नाम देते हैं, राइट। और अभी हमें क्या करना है, देखिए इसका बहुत ही मतलब सिंपल सा ये मेंटल मॉडल आपको ये बनाना है कि ये इंटरसेप्टर्स मतलब और कुछ नहीं होता है। एक इंटरसेप्टर मतलब उसके अंदर दो फंक्शंस होती है, एक सक्सेस फंक्शन, एक एरर फंक्शन। इसको हम जब भी इस तरह से ऐड करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टेंस के ऊपर स्टोर करके रखते हैं। जितने भी इंटरसेप्टर ऐड करोगे आप, फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटरसेप्टर्स होंगे तो ये ऐसे यहाँ पे और ऐड करेंगे। ये दूसरा इंटरसेप्टर हमने ऐड कर दिया, और हमें क्या करना है, हमारा बस काम ये है कि यहाँ पर ये जो सेकेंड प्रॉमिस है, चेन के अंदर जितने भी इंटरसेप्टर्स होंगे उसको कॉल करना है। मतलब वो जो सक्सेस आता है तो सक्सेस फंक्शन उसकी कॉल करनी है, अगर एरर आती है तो जो उसकी एरर फंक्शन है उसको कॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों फंक्शंस है इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा हमारे API क्लास के ऊपर, या फिर हमारा जो क्लास है ये वाला मेन वाला,
राइट। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स, और ये लिस्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं ना। तो ऐसे कर दिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ऐड करने के टाइम हम करेंगे दिस डॉट रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स डॉट पुश, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा हर एक इंटरसेप्टर के लिए, जिसके अंदर सक्सेस FN एंड फेल FN दोनों को पास करेंगे। तो इवेंचुअली हमारे इंटरसेप्टर के अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से एक इंटरसेप्टर के लिए ये सक्सेस FN और ये हो जाएगी हमारी, है ना, फेल FN। इस तरह से अगर दूसरा इंटरसेप्टर ऐड करते हैं तो उसकी ये सक्सेस FN एंड फेल FN। इस तरह से मल्टीपल जो हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे हो जाएंगे। हमें बस चेन के अंदर क्या करना है, इनको ऐड करना है और एक के बाद एक फटाफट हमें क्या करना है, उनको एग्जीक्यूट कर देना है। अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस FN को कॉल करना है, अगर फेल हुआ तो फेल FN को कॉल करना है। ये आइडिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। इसी के साथ में ना रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट, इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स को बाद में करते हैं, पहले रिक्वेस्ट का करते हैं। सो ये ऐड कर दिया हमने। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेन के अंदर ऐड करना है। तो ये चेन हम यहाँ पर बना रहे थे, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा ना, दिस डॉट रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये एरे ही ऐड कर दिया कि चेन के अंदर इसके बाद इसकी बारी है। ओके। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरसेप्टर ऐड कर दिया रिक्वेस्ट, उसके बाद डिस्पैच रिक्वेस्ट की बारी है चेन के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डिस्पैच रिक्वेस्ट है, इसको ही बस हमें पास करना है आगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसके अंदर सक्सेस FN जो है ना, तो आपको क्या करना है, सक्सेस FN मतलब सक्सेस अगर होता है प्रीवियस वाला, तो उसके अंदर हमें दिस डॉट डिस्पैच रिक्वेस्ट जो है इसको कॉल करना है, डिस्पैच रिक्वेस्ट, इस तरह से मैं बोलूँगा। बट यहाँ पे अगर ऐसे रेफरेंस देते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो यहाँ पे हम बहुत जगह पर दिस भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिस मर्ज कॉन्फिग यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बाइंड करना पड़ेगा दिस को। तो यहाँ पे दिस इस तरह से करना पड़ेगा, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में जब भी चेन को एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो वो देन के अंदर होने वाली है, देन चेन के अंदर। तो ये डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर ये जो दिस हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे उसको ये दिस की वैल्यू, ये हमारा क्लास नहीं होगा, वो मर्ज कॉन्फिग इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि देन के अंदर जो दिस की वैल्यू होती है वो कुछ नहीं, अनडिफाइन होती है स्ट्रिक्ट मोड में, तो वहाँ पे ये इसको मिलेगा ही नहीं। उसकी वजह से हम यहाँ पे इसको बाइंड कर रहे हैं इस क्लास से कि ये डिस्पैच रिक्वेस्ट जब भी उस मेथड के अंदर दिस कोई पूछेगा तो उसको बोलना ये क्लास है। यहाँ पे वीडियो है अगर आपको देखना है बाइंड के बारे में, ठीक है, कैसे काम करता है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो फेल FN है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हम इसको इग्नोर करेंगे अभी के लिए, सिर्फ सक्सेस FN जो है ये हम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ एक चीज़ इसके अंदर रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये URL और कॉन्फ़िग ये कहाँ पर है, ये तो पास हमने किया ही नहीं। ये पास हमने किया नहीं क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, हमने बस चेन के अंदर ऐड किया है। जब इस चेन को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, ये जो प्रीवियस वाला जो प्रॉमिस है वो सक्सेस होने के बाद उस प्रॉमिस की जो रिटर्न वैल्यू है वो आगे पास करेगा, जो कि इसके पैरामीटर के अंदर ऐड होने वाला है। क्या मतलब है, देखिए रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर जो है कॉन्फिग रिटर्न कर रहा है। अब ये कॉन्फिग क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कॉन्फिग के अंदर URL एंड कॉन्फिग दो फील्ड्स है। तो इवेंचुअली ये जैसे रन हो जाएगा, उसका जब भी देन कॉल हो जाएगा, तो देन के अंदर ये फंक्शन जब भी कॉल हो जाएगी ना, तो ये जो इनिशियल हमारी रिटर्न वैल्यू है हमारे पहले प्रॉमिस की, यही आगे डिस्पैच रिक्वेस्ट को पास होगी, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए URL एंड कॉन्फिग। ओके, सो ये अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग शायद हुआ होगा, बट आप क्या करो ना, इसको एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाइए
और 3-4 प्रोमिसेस करिए, उसकी चेन करिए और देखिए कि चेन के अंदर, देन के अंदर कैसे वैल्यूज़ आगे पास होती है देन के अंदर। ये वीडियो भी आप देख सकते हो, आई थिंक एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बनाया है प्रॉमिस चेन के ऊपर, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब डिस्पैच रिक्वेस्ट हो गई, उसके बाद रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर हमें चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, जल्दी से ऐड कर लेते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह अभी हम करेंगे रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर्स, और हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक मेथड ऐड करनी पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए। सो ऐड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर्स, और इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, बट ये रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर जो है उसके ऊपर ये ऐड करेगा, ठीक है। और यूज़ कैसे करेंगे इसको यूज़ ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं API डॉट ऐड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, एंड इसके अंदर देखिए ये रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है, इसका मतलब इसके अंदर रिस्पॉन्स जो सर्वर से आया है वो रिसीव होगा हमें, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके अंदर भी हमें 2 फंक्शंस पास करनी होगी। यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो जाएगा, एंड सेकेंड फंक्शन जो है वो एरर के लिए है। सो यहाँ पे एरर इस तरह से, सो मे बी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एरर के लिए ये, एंड सक्सेस के लिए यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स वापस करेंगे ताकि आगे ये प्रोपोगेट हो। यहाँ पे करते हैं console.log रिस्पॉन्स रिसीव्ड, response.status में भी इसको हम चेक कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी करते हैं console.log एंड इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट, ओके, इस तरह से। और कॉन्फ़िग को भी मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ इस इंटरसेप्टर के अंदर। तो ये इस तरह से हम ऐड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर दिया हमने ऐड, अब बस चेन के अंदर इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला चेन के अंदर हम करेंगे दिस डॉट रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर्स। देखिए चेन हमारी क्रिएट हो गई ना, 3 आइटम से। पहले रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर्स रन हो जाएंगे, फिर हमारा मेन रिक्वेस्ट जो है वो डिस्पैच हो जाएगी, एंड देन फाइनली रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर्स जो है वो रन हो जाएंगे, ओके। चेन रेडी है, बस एक काम बचा है, इस चेन को हमें एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करना बहुत ही सिंपल सा काम है। सो कैसे करते हैं, बेसिकली ये चेन क्या है, एरे है, तो इसको लूप करेंगे। तो लूप करने के लिए अब जो भी आपको लूप यूज़ करना है कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो ऑफ लूप होता है, फॉर ऑफ लूप, इसको यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट्स से चेन आइटम ऑफ चेन, ओके, इस तरह से कर दिया। अब ये चेन आइटम मतलब और कुछ नहीं है, देखिए चेन आइटम के अंदर 2 चीज़ें हमने पास की है, क्या है, ध्यान से समझना है इसको। चेन आइटम के अंदर 2 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखेगी, देखिए यहाँ पर ये हर एक आइटम मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक सक्सेस FN है एंड फेल FN है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। चेन आइटम की जगह हम बोल सकते हैं कि पहला आइटम जो है इसके अंदर ये है सक्सेस FN और दूसरा है फेल FN, ओके। इस तरह से लूप कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ये जो प्रॉमिस था हमारा इनिशियल प्रॉमिस, और मैं चाहूँ तो इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, इस प्रॉमिस के ऊपर जो है देन कॉल करूँगा। सो प्रॉमिस मैं बोलूँगा कि ये जैसे रिजॉल्व हो जाता है कॉन्फिग, पहला चेन के अंदर पहली चीज़ है ये, इसके बाद तुरंत इसके ऊपर देन कॉल करना, मतलब ये प्रॉमिस होने के बाद नेक्स्ट क्या कॉल करना है, नेक्स्ट मैं बोलूँगा इसके अंदर, देखिए प्रॉमिस देन के अंदर ना 2 पैरामीटर्स आप पास करते हो। एक जो होता है यहाँ पर ये होता है सक्सेस अगर हो जाए तो ये कॉल करना है, ये कॉल करता है प्रॉमिस ऑटोमेटिकली। पिछला प्रॉमिस अगर सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है, तो ये फंक्शन कॉल होती है। अगर ये फेल हो जाता है तो हमारी ये सेकेंड पैरामीटर कॉल हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है एरर रिसीव हो जाएगी, एंड यहाँ पर हमारे पास पिछले प्रॉमिस का जो रिस्पॉन्स है, हमारे केस में ये ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अब देखिए, अब सक्सेस के अंदर हमें क्या करना है, सक्सेस के अंदर
बहुत ही सिंपल है, ये सक्सेस हुआ है प्रीवियस प्रॉमिस, इसका मतलब हमें ये सक्सेस FN को कॉल करना है बस। सो मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न, यहाँ से रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, सक्सेस FN, और इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर रेस जो है, जो भी डेटा रिसीव हुआ है पिछले प्रॉमिस से, वो आगे पास करेंगे सक्सेस FN को। और सक्सेस FN मतलब हमारे इंटरसेप्टर के अंदर ये फंक्शन है, और ये देखिए हमारे केस में ये वाली, तो इसको एक्चुअली ये कॉल हो जाएगी वहाँ पर, एंड उसके अंदर ये कॉन्फ़िग हम पास कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स ये पिछले वाला ये है ना, ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सो ये होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब ये जो किया हुआ ना हमने, ये दो फंक्शन इसलिए की है कि अगर इसके अंदर एरर आ जाती है कुछ, तो हमें ये फंक्शन ट्रिगर करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ट्राई कैच के अंदर डालना पड़ेगा। देखिए ट्राई, और यहाँ पर करते हैं कैच इस तरह से। तो ये एरर अगर हो जाती है तो कैच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न, ये जो फेल FN है उसको कॉल करेंगे इस तरह से, और एरर इसको पास कर देंगे। ओके, अब फेल FN जो है ना, इसको चेक भी करेंगे कि इफ़ फेल FN अगर एग्जिस्ट करती है तो। ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि याद है हमारे चेन के अंदर ये जो है ना, इसके अंदर फेल FN है ही नहीं, सिर्फ सक्सेस FN है, तो इसलिए एक चेक सिंपल सा यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके, अगर ये फेल FN नहीं है तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमारे केस में डिस्पैच रिक्वेस्ट जब भी होगी ना, तो उस केस में फेल FN नहीं होगी हमारे पास, तो यहाँ से नॉर्मली रिटर्न प्रॉमिस रिजेक्ट करेंगे और जो भी एरर है उसको पास कर देंगे, ताकि प्रॉपर जो एरर से हमारी प्रोपोगेट हो जाए हमारे चेन के अंदर प्रॉपर तरीके से एंड तक। ओके, सो ये है आपका यहाँ पे लॉजिक। अभी ये जो एरर है ये कभी ट्रिगर होगा, ये अगर प्रीवियस प्रॉमिस जो है हमारे केस में ये अगर एरर आउट हो जाता है, या फिर हम प्रॉमिस चेन के अंदर आगे है कहीं पे, और प्रीवियस जो प्रॉमिस है वो अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा ट्रिगर होगा। तो इसके अंदर भी हमारा सिमिलर लॉजिक हम रखने वाले हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फेल FN जो है उसको कॉल करेंगे। सो एक चेक करेंगे यहाँ पर, अगर ऐसा है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे फेल FN और एरर जो है इसको पास करेंगे। अगर नहीं है तो नॉर्मली यहाँ पर प्रॉमिस रिजेक्ट करेंगे इस करंट प्रॉमिस को भी, एंड यहाँ पे जो एरर है वो पास करेंगे इस तरह से। ओके, सो ये कुछ हमारा लॉजिक है। इस तरह से हमने जो प्रॉमिस चेन है उसको हमने कर दिया है एग्जीक्यूट, एंड होपफुली अगर ये सब कुछ सही है तो हमारा जो काम है वो होना चाहिए। इसको अभी टेस्ट करके हम देखेंगे। सो चलिए, यहाँ पर आप देखना एक काम हमने किया है कि इंटरसेप्टर जो है इसके अंदर हमने ये लॉक किया है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेप्टर कॉल होगा, ये हमें दिखना चाहिए। देन उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट होगी सर्वर के ऊपर, और उसके बाद ये इंटरसेप्टर रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर कॉल होगा, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स हमें दिखेगा। तो एग्जैक्टली इसी स्टाइल में होगा। यहाँ से कॉन्फ़िग आगे जाएगी, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर कॉल होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैच होगी, डेटा आएगा। उससे पहले डेटा हमें दिखने से पहले ये रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर कॉल होगा, एंड देन हम यहाँ पर जो डेटा है उसको देखेंगे। यहाँ पर चलते हैं एंड इसको करते हैं। तो अभी आप देखना यहाँ पे टाइम आउट 1000 ये बोल रहा है, और कुछ भी इसके अंदर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया है हमने। ये तो सब कुछ ठीक है। हाँ, एक काम तो मेन हमारा बच गया। हमने ये जो रिक्वेस्ट बनाया इसको हमने कॉल ही नहीं किया कहीं पे, राइट? ये प्रॉब्लम है। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गेट है यहाँ पे, अभी ये डिस्पैच इस तरह से हम नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं रिटर्न दिस रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को हमने हमारी चेन जो है इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, और चेन इंटरनली वो डिस्पैच वगैरह कर रही है, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट, और ये सेम डेटा इसको पास करना है हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ना वही रिसीव कर रही है ना। यहाँ पे देखना ध्यान से, URL है और पूरा कॉन्फ़िग है, तो वही हम आगे इसको पास कर रहे हैं। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब होपफुली ये काम करें।
एंटर। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट आया है जो कि सही है। यहाँ पे हम हमारे लोकल स्टोरेज से जो टोकन वगैरह है गेट करके हमारे हेडर के ऊपर, रिक्वेस्ट हेडर के ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग जो है पूरी वो भी लॉक की है इंटरसेप्टर के अंदर, याद है। सो इंटरसेप्टर अगर हम देखें हमारा, तो देखें कॉन्फ़िग भी लॉक की है। तो टोटल कॉन्फ़िग आप देखोगे, देखिए यूआरएल है, कॉन्फ़िग टोकन है, इसके अंदर मेथड है, इसके ऊपर ही चीज़ें हमें ऐड करके उसको रिटर्न करना है। यहाँ पर ही ऐड करके ये कॉन्फ़िग रिटर्न कर रहे हैं। और ये जैसे रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे जो प्रॉमिस चेन के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉमिस है उसको ये कॉन्फ़िग आगे पास हो रही है, जो कि नेक्स्ट है डिस्पैच रिक्वेस्ट। तो डिस्पैच रिक्वेस्ट जो है, डिस्पैच रिक्वेस्ट होने के बाद यहाँ पे एक काम हुआ है, कांड हुआ है वैसे। रिस्पॉन्स रिसीव्ड, हमारा जो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है वो कॉल हुआ है, बट रेफरेंस एरर है। ओके टाइपो है। अब आते हैं यहाँ पर, और अब देखिए रिस्पॉन्स रिसीव्ड ये बता रहा है, बट ये अनडिफाइन है। ठीक है, अनडिफाइन क्यों है, अभी इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना होगा ऐसे क्यों हुआ। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हम ये जो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है इसके अंदर रिस्पॉन्स हमें कैसे रिसीव हो रहा है वो हमें देखना होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर देखना, ऐड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, जिसके अंदर सक्सेस FN जो है, इसके अंदर हमें वो रिस्पॉन्स रिसीव होना चाहिए था। तो रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर को हम इस तरह से कॉल कर रहे हैं, एंड चेन जब भी रन हो जाती है वही वहाँ पे कहीं पे तो गड़बड़ हमने की होगी। सो देखिए सक्सेस FN, फेल FN, रेस। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना यूआरएल का कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। फेच जहाँ पे हो रहा है ना वहाँ पे एक बार चेक करते हैं। सो हमारा फेच कहाँ पे हो रहा है, डिस्पैच रिक्वेस्ट के अंदर ना। यहाँ पे हमारे केस में दिस कॉन्फ़िग बेस यूआरएल। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, console.log रेस्पो करते हैं, रिस्पॉन्स है ना, इसको लॉक करते हैं एंड देखते हैं कि सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड सर्वर से ओके वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं, रीडिंग जेसन हम कर रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। ओके, रिस्पॉन्स रिसीव्ड नहीं, वो लॉग ही हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ तक हम आए नहीं। यहाँ पर इसको लॉक करते हैं console.log एंड conf.config। यहाँ पर देखना है हमें क्या कॉन्फ़िग सही से आ रही है, एंड जो URL है उसको भी लॉक करते हैं। सो यहाँ पर अगर करते हैं conf, ओके बेस URL सही है, एंड ओके इसके अंदर गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे ना URL जो हमने लॉक किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो URL हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये अभी तो ऑब्जेक्ट की है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट हमने पास किया है। यहाँ पर देखना ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके ऊपर हमें .url प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ेगी अभी। ओके, सो इसको ना थोड़ा सा हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये इसके अंदर अगेन कॉन्फ़िग हमें दिख रहा है, तो मर्जिंग में कहीं तो दिक्कत है, बट अभी के लिए ऐसा करते हैं एंड इसको एक बार अगर रन करते हैं तो अभी आप देखना कि ये कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पर फिर भी सेम एरर है। सो इसका मतलब कहीं पे तो हमारे चेन के अंदर प्रॉब्लम है। और हाँ ये देखिए यहाँ पर एक दिक्कत दिख रही है। देखिए ये आई थिंक ये हमने किया था, यहाँ पर सेट नहीं किया है। हमें बेसिकली क्या करना है कि ये प्रॉमिस देन जो रिटर्न करता है इसको हमें प्रॉमिस के ऊपर सेट करना है वापस। देखिए यहाँ पे, ताकि ये नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर प्रीवियस प्रॉमिस की जो वैल्यू है उसके ऊपर ये देन कॉल करे। तो इसको अपडेट करना है बेसिकली हर एक इटरेशन के ऊपर। ठीक है, सो इसको करते हैं एंड एक बार यहाँ पर करते हैं ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी ये नहीं चल रहा है, इसके अंदर रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो रहा है। रिस्पॉन्स ओके ये कहाँ पर किया हुआ हमने, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हमारा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है एंड रिस्पॉन्स ओके इसके अंदर भी ऑर्डरिंग की गलत मतलब प्रॉब्लमेटिक है। पहले इंटरसेप्टर कॉल होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुँचने चाहिए, जो कि हम नहीं पहुँच रहे हैं।
ओके, सो कहाँ पे दिक्कत हो सकती है? आई थिंक एक दिक्कत यहाँ पर दिख रही है मुझे, जो कि है, हाँ ओके, रिक्वेस्ट जो है ना, रिक्वेस्ट से हम कभी प्रॉमिस रिटर्न ही नहीं कर रहे। देखिए ये प्रॉब्लम है। ये जो फाइनल प्रॉमिस होगा ना, जब भी चेन के अंदर से एंड तक पहुंचेगा तो उसको रिटर्न भी तो करना है ना, ताकि डेटा हमें मिले, है ना। तो वो हम नहीं कर रहे हैं। इसको हमें ये इसी प्रॉमिस को हमें फंक्शन एंड पे रिटर्न करना होगा। तो हमारे केस में ये यहाँ पर रिटर्न प्रॉमिस अगर ऐसे करते हैं, सो यहाँ पर देखना, अभी हमें हमारा डेटा जो है ये मिल रहा है, और रिस्पॉन्स रिसीव्ड, उसके बाद रिस्पॉन्स ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, जिसको हमने लॉक किया हुआ है। ओके, यहाँ पर आता है कोड के अंदर। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी, तो इसको ना आप प्रॉपर तरीके से एक बार आपको फिर से खुद कोड के अंदर ट्राई रन करके देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए, रिस्पॉन्स जेसन ऐसे करेंगे और डेटा को अगर लॉक करते हैं तो अभी हमारा काम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट, विच इज़ गुड, एंड उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ये कहाँ पे है? ये रिस्पॉन्स जो हमारा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर है उसके अंदर है, एंड उसके बाद हमारा फाइनल डेटा है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में हुआ है। यहाँ से कॉन्फ़िग हमने सेंड किया, यहाँ से रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर कॉल हो गया, डिस्पैच रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर कॉल हो गया, एंड डेटा हमारा जो है यहाँ पर रिसीव हुआ है। ठीक है, सो ये आइडिया है बेसिकली। अभी इसके अंदर कुछ बग्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही एक सिंपल सा वर्जन इसके अंदर बनाया है। एक बग मैंने यहाँ पर देखा था कि जो हमारी कॉन्फ़िग पास हो रही है ना, उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, वो नेस्टिंग यहाँ पर जा रही है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद चैलेंज लीजिए और इसको फिक्स करने की कोशिश करिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपॉजिटरी की लिंक देने वाला हूँ, उसके अंदर आप PR ओपन कर सकते हो। फिक्स करिए इन सारे बग्स को, और इसी के साथ में मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ जो कि आपको करना है। अगर वो आप करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो 100x हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि ऐड पोस्ट रिक्वेस्ट सपोर्ट। मे भी पोस्ट नहीं, आप पुट भी कर सकते हो, पैच रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और इसी के साथ में जो डिलीट रिक्वेस्ट जो है उसका सपोर्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया आ चुकी है मेंटल मॉडल की, कैसे हम इस टाइप के टूल्स बनाते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस होती है, कितने सारे बग हंटिंग हमें करनी होती है, कैसी टेस्टिंग सब करनी होती है। सो ये था आज का वीडियो, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये पसंद आया है, कुछ भी अगर वैल्यू आपको इसके अंदर मिली है, तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए। और आपको इस टाइप का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो हमने ऐसा और एक वीडियो बनाया है जहाँ पर हमने वेंडिंग मशीन को बिल्ड किया है। अगर आपको देखना है तो ये नेक्स्ट वाला वीडियो आप देखिए। हैप्पी कोडिंग।